तो ये फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले साइंस का 8 का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये सब टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले जो है, पहला है क्रॉप है, दूसरा है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स प्लग हो एंड कल्टीवेटर, sowing, adding fertilizer and manure, difference between fertilizer and manure, irrigation, traditional methods of irrigation, modern methods of irrigation, weeds, protection from weeds, harvesting and storage। तो चलिए पहले शुरू करते हैं क्रॉप से। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये स्क्रीन पर, क्रॉप, what is crop? Plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale. It is called a crop. एक ही तरह का पौधा बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ी जगह पर उगाया जाता है, उसे क्रॉप, फसल यानी क्रॉप कहते हैं। तो अभी देखते हैं दूसरा टॉपिक जो, तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सब फसल है जो इसे क्रॉप कहते हैं, ये सब फसल आप देख रहे हो। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ क्रॉप। टाइप्स ऑफ क्रॉप में दो टाइप के क्रॉप्स थे, पहला है खरीफ क्रॉप, दूसरा है रबी क्रॉप। तो पहले पढ़ते हैं खरीफ क्रॉप के बारे में। द क्रॉप्स आर विच आर grown in the winter season are called kharif crops. The rainy season in India generally from June to September. Paddy, maize, soybean, groundnut, cotton etc. are kharif crops. एक खरीफ क्रॉप्स वे फसलें हैं जो बारिश के मौसम में बोई जाती है। आमतौर पर जून से सितंबर तक धान, मक्का, मूंगफली, कपास आदि खरीफ क्रॉप होते हैं। तो जैसे कि आपने हिंदी में इसका ट्रांसलेशन देखा, ये इसका ट्रांसलेशन है। तो अभी पढ़ते हैं रबी क्रॉप के बारे में। द क्रॉप्स grown in the winter season are called rabi crops. Their time period is generally from October to March. Examples of rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed. रबी फसलें वो फसलें हैं जो सर्दियों के मौसम में बोई जाती है, आमतौर पर अक्टूबर से मार्च तक। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सब रबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स है। तो अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है खरीफ। तो खरीफ क्रॉप्स के पहले हम इमेजेस देख लेते हैं। तो पैडी मतलब चावल के जो फसल होती है वो, उसके बाद मेज मतलब मक्का, सोयाबीन मतलब आपको जैसे कि पता है, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, और कॉटन मतलब कपास। तो अभी देखते हैं रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स मतलब वीट, ग्राम मतलब चना, पी मतलब मटर, मस्टर मतलब सरसों, लिंसीड मतलब अलसी। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमारे 7 टाइप्स के प्रैक्टिसेस होते हैं, जो है पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा है सोइंग, तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फोर्थ है इरिगेशन, फिफ्थ है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीट, सिक्स्थ है हार्वेस्टिंग और सेवंथ है स्टोरेज। तो पहले पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के आप जैसे कि इमेज देख रहे हो, तो ये है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा हम सोइंग, तीसरा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फोर्थ है इरिगेशन, फिफ्थ है प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट, सिक्स्थ है हार्वेस्टिंग और सेवंथ है स्टोरेज। तो अभी पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। यह पहली स्टेप होती है फसलें उगाने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न इनटू सॉइल एंड लूजन इट। एक महत्वपूर्ण टास्क होता है एग्रीकल्चर में जो मिट्टी को ढीला करने में। So this third point पर थे, this allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. यह रूट्स को मिट्टी के और अंदर जाने के लिए मदद करता है। The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. This present in the soil are friend farmers since they further turn and loosen the soil and add humus to it. ढीली मिट्टी अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स को बढ़ाने में मदद करती है, जैसे किसान को खेती में मदद मिलती है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोइंग द सीड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल to the soil grains to get better yield. This is done with the help of various tools. The main tools used for this purpose are plug, hoe and cultivator. प्लग यानी कि हल। पुराने तो बीज बोने से पहले मिट्टी को ढीला करने इन औजारों की मदद पड़ती है, जैसे हल, कुदाल और खेती हाथ। तो अभी हम पढ़ने वाले प्लग के बारे में। तो दिस इज बीन यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द weeds, scraping of soil, etc. This is implemented is of wood and is drawn by a pair of wood, other animals, horse, camels, etc. It contains a strong triangular iron strip called plug share. The main part of the plug is a long log of wood which is called a plug shaft. There is handle at one of the shaft. The other end is attached to the beam, which is placed on the bull's neck. One pair of the bulls and a man can easily operate the plug. प्लग यानी कि हल पुराने समय से मिट्टी को ढीला करने के लिए काम आता है। इसे लकड़ी से बनाया जाता है और बैल और घोड़े, ऊंट आदि जानवरों की मदद से इसे चलाया जाता है। इसमें त्रिकोणीय लोहे की
पट्टियाँ होती है जिससे उसे प्लग शेयर करते हैं। एक महत्वपूर्ण हिस्सा है प्लग का जो है प्लग शाफ्ट। तो अभी पढ़ेंगे हो के बारे में। हो मतलब, तो अभी देखते हैं हो। तो आप जिसके स्क्रीन पर देख रहे हो प्लग, तो प्लग की ये डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एग्जाम में ये जरूर आती है, तो आप इसको याद करके जरूर रखना। तो अभी देखते हैं हो के बारे में। हो का मतलब होता है कुदाल। तो कुदाल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट करूंगा, फिर आपको हिंदी में समझाऊंगा। It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. It has a long rod of wood or iron. A strong rod and bent plate for iron is fixed to one of its ends and works like a bed. It is pulled by animal. यह एक औजार है मिट्टी जो ढीली करने और जंगली घास निकालने में उपयुक्त है। इसमें लंबी रॉड लकड़ी या फिर लोहे की होती है और इसके एंड में एक लोहे की एक प्लेट होती है। तो अभी पढ़ते हैं कल्टीवेटर के बारे में। तो कल्टीवेटर को खेतीहार कहा जाता है। तो अभी पढ़ते हैं कल्टीवेटर के बारे में। तो नाउ डेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। दिस यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। आज के समय में खेतीहार के द्वारा चलाया जाता है। खेतीहार की मदद से श्रम और समय की बचत होती है। तो अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है सोइंग। तो सोइंग इज द मोस्ट important part of the crop production. Before sowing, good seeds are selected. Good quality seeds are clean and healthy seeds of a good variety. Farmers prepare to use seeds which give a high yield before sowing. One of the most tasking to know about the tools used for sowing. बुआई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है खेती का। बुआई बुआई से पहले किसान अच्छी क्वालिटी के सीड्स छांटते हैं और किसान अच्छी क्वालिटी के सीड्स यूज करते हैं जिससे फसल ज्यादा आए। अब देखते हैं कौन से औजार यूज करते हैं बुआई के लिए। तो ट्रेडिशनल टूल। तो अभी ट्रेडिशनल टूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रेडिशनल टूल मतलब पुराने जमाने में जो टूल यूज होते थे। द टूल यूज ट्रेडिशनल टूल्स फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक फनल। The seeds are into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes, having sharp edge. This ends press into the soil and seeds there. ट्रेडिशनल पुराने जमाने के औजार आकार फनल जैसे होते हैं। सीड्स उन फनल में से जाते हैं और फनल के एंड 2-3 पाइप से गुजरते हैं जिनके नोकीले सिरे होते थे जो नोकीले जमीन में अंदर जाकर बीज बोने की मदद करते थे। तो अभी बढ़ते हैं सोइंग का सीड ड्रिल। तो ये मॉडर्न मेथड है सीड ड्रिल। तो नाउ डेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। दिस टूल shows the seed unfurling at the proper distance and depth. It is ensures that seeds get covered by the soil after sowing. This prevents damage caused by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. तो आज के ज़माने में सीड ड्रिल की मदद से बीज बोई जाती है। यह औजार समान अंतर में बीज बोता है और बीज बोने के लिए बाद यह सुनिश्चित करता है कि बीज अच्छी तरह से मिट्टी के अंदर चले गए। यह प्रक्रिया नुकसान से बचाता है। सीड ड्रिल का उपयोग करने से श्रम और समय की भी बहुत बचत होती है। तो चलिए अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। The substances which are added to the soils in the form of nutrients for the healthy growth of the plants are called manure and fertilizer. Manure मतलब खाद और fertilizer मतलब उर्वरक। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो soil supplies minerals nutrients to the crop. These nutrients are essential for the growth of plants. In the certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is the never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrients. Continuous growing of the crops makes the soil poorer in the certain nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with the nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manuring results in weak plant. Manure is an organic substance obtained from the decomposition of the plant, animal waste. Farmers dump plant and animals waste in the pits at open place and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganisms. The decomposed matter is used as organic manure. खाद और उर्वरक वह पदार्थ है जिनमें मिट्टी में मिलाए जाते हैं जिससे पोषक तत्वों रूप में मिट्टी पौधे के स्वास्थ्य का हो। तो अभी देखते हैं अभी फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक का पहला पॉइंट। तो फर्टिलाइजर इज इनऑर्गेनिक सॉल्ट। उर्वरक एक कार्बनिक नमक है। और अभी देखते हैं मैन्योर मतलब
खाद का पहला पॉइंट, मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रिसाइड। खाद जानवरों के गोबर के द्वारा प्राप्त एक प्राकृतिक पदार्थ है। तो अभी देखते हैं फर्टिलाइजर का सेकेंड पॉइंट, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, उर्वरक कारखानों में बनता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, खाद खेतों में तैयार की जा सकती है। तो अभी देखते हैं फर्टिलाइजर का थर्ड पॉइंट, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, पर उर्वरक मिट्टी को ह्यूमस नहीं देता। तो अभी देखते हैं मैन्योर का तीसरा पॉइंट, मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, खाद मिट्टी को ह्यूमस देता है। तो अभी देखते हैं फर्टिलाइजर का फोर्थ पॉइंट, फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। उर्वरक में ज़्यादा मात्रा में प्लांट न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। मैन्योर इज रिलेटेड लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, खाद में ज़्यादा मात्रा में प्लांट न्यूट्रिएंट नहीं होते। तो अभी देखते हैं एडवांटेज ऑफ मैन्योर। नेक्स्ट टॉपिक, द ऑर्गेनिक मैन्योर, the organic manure is considered better than fertilizers. This is because it enhances the water holding capacity of the soil. It makes the soil porous due to the which exchange of gases become easy. It increases the number of friendly microbes. It improves the texture of the soil. खाद उर्वरक से अच्छा होता है क्योंकि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, मिट्टी को दानेदार बनाने में, जिसके मिट्टी का टेक्सचर अच्छा बनता है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी इमेजेस देखते हैं पहले, जो है मैन्योर की इमेज, मतलब ये खाद है गोबर से बना हुआ, और ये फर्टिलाइजर। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है इरिगेशन। इरिगेशन, वाटर इज essential because germination of seed does not take place under the dry condition. Nutrients dissolved in the water get transported to each part of the plant. Water also protects the crop from both frost and hot air currents. To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to water regularly. The supply of water to crop at different intervals is called irrigation. The time and frequency of irrigation varies from where crop to crop, soil to soil, and season to season. In the summer, frequency of watering is higher. Source of irrigation. So the source of irrigation are wells, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम एंड कैनल्स। तो इरिगेशन को कहा जाता है सिंचाई हिंदी में। तो इरिगेशन को सिंचाई कहा जाता है। सिंचाई की मदद से मिट्टी को मॉइस्चर मेंटेन होता है, फसलों की पैदावारी ज़्यादा होती है। तो अभी देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ। तो अभी पहले इमेज देख लेते हैं इरिगेशन के। तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सब इमेज है इरिगेशन के। जैसे कि ये स्प्रिंकलर है, ये वाला जो सेकेंड नंबर का ये स्प्रिंकलर है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। The next topic is traditional methods of irrigation. The water available in wells, lakes, and canals is lifted up by different methods in different regions for taking it into the field, cattle, or humans. Labor is used in the methods, so these methods are cheaper but less efficient. The various traditional ways are: first, moss, pulley system; second, chain pump; third, Dekli; and fourth, Rahat. Pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps. पुराने ज़माने में पानी वेल्स, लेक्स और कैनल्स में मौजूद होता थे। पानी को फील्ड्स तक ले जाने के लिए अलग अलग जगह पर की यूज़ की जाती थी। यह एक सस्ता माध्यम है। इसमें 4 तरीके होते हैं, जैसे पहला है मोर, सेकेंड है चेन पंप, तीसरा है डेकली और फोर्थ है राहत। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मतलब आज के ज़माने में कौन सा इरिगेशन के मेथड्स है। जो है पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम है। तो अभी इसके इंग्लिश में बताता हूँ, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं आपको समझाऊंगा। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल on the uneven land where sufficient water is not available. The perpendicular pipes having rotating nozzles on the top are joined to the main pipelines at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipes under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as it rains. Sprinkle is very useful for sandy soil. तो अभी देखते हैं हिंदी में इसका ट्रांसलेशन, मतलब हिंदी में इसको क्या इसका मीनिंग क्या है। तो अभी तो अनइवन लैंड्स में यूज़ किया जाता है। ज़मीन एक समान नहीं होती तो और पानी के ज़्यादा नहीं होता। इसमें ज़मीन से सीधे पाइप होते हैं, उसकी ऊपर तरफ नोजल होती है जिसे पानी बाहर जाते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी ऐसे बाहर निकलती है जैसे कोई बारिश हो रही हो। तो अभी बढ़ते हैं ड्रिप सिस्टम के बारे में।
Drip system. In this system, the water falls drop by drop just as the position of the roots, so it is called drip system. It is the best technique for watering fruit, plants, gardens, and trees. This system provides water to plant drop to drop. Water is not wasted. All it is a boon in regions where availability of water is poor. इस सिस्टम में पाइप्स को पौधों के जड़ तक पहुंचाया जाता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी छोड़ते हैं। इसका उपयोग उन रीजन में होता है जहाँ पानी की बहुत कमी है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो वीड्स इन अ फील्ड मेनी अनडिजिबल प्लांट्स में grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. तो खेत में फसलों के साथ साथ कभी कभी जंगली घास भी उग जाती है, उसे वीड्स कहते हैं। जंगली घास को निकालने की प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। तो जंगली घास को निकालने की प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। तो अभी पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। तो खुरपी की मदद से किसान जंगली घास को निकालते हैं। तो अभी पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडसाइड्स लाइक 2,4-D. These are spray in the field to kill weeds. They do not damage the crops. The weedicides are diluted with water to the extent required and spray in the field with a sprayer. उन केमिकल्स को फसलों में स्प्रे किया जाता है और जंगली घास को केमिकल द्वारा कंट्रोल किया जाता है। वो केमिकल को वीडिसाइड्स कहते हैं, जैसे 2,4-D। तो आप जैसे कि ये देख रहे हो 2,4-D वीडिसाइड्स। तो अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो पहले इमेजेस देख लेते हैं, जो है वीड्स की इमेजेस, जो जंगली घास होती है उसकी इमेजेस, और ये खुरपी जिससे ये जंगली घास को निकाला जाता है, और ये वीडिसाइड्स। तो वीडिसाइड मतलब जो केमिकल होती है वो। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फसल पूरी तरीके से उग जाने के बाद उसकी कटाई की जाती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट ऑफ कट क्लोज टू द ग्राउंड। इट इज यूजुअली टेक्स 3 to 4 months for a share crops to mature. Harvesting in our country is either done manually by a sickle or by a machine called harvester. हार्वेस्टिंग के दो तरीके होते हैं, जैसे होते सिकल, उसके बाद होता है हार्वेस्टर से उसके बाद। तो अभी देखते हैं थर्ड टॉपिक, थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट, इन द harvested crop the grain seeds needed to be separated from the chaff. This is process is called threshing. This is carried out with the help of the machine called combine, which is in fact a combined harvester and thresher. कट कटी हुई फसलों में जो अलग अलग किया जाता है उसे कहते हैं थ्रेशिंग कहते हैं, और वह कंबाइन मशीन की मदद से उसे किया जाता है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो पहले इसके इमेजेस देखते हैं हार्वेस्टिंग के किस तरीके से हार्वेस्ट किया जाता है क्रॉप्स को या फिर फसलें को। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो ये 3 फोटोज, इसमें आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है, फसलों को हार्वेस्ट किया जाता है। तो अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज। तो स्टोरेज ये मतलब लास्ट प्रोसेस होती है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। तो लास्ट प्रोसेस है। तो शुरू करते हैं पहला पॉइंट। तो storage of produce is an important task. If the crop grains are to be kept for a longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. तो अगर हम उस फसलों के अच्छी तरह से स्टोर नहीं करेंगे तो धान खराब हो जाएगा, मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अभी बढ़ते सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट है द फ्रेश क्रॉप्स हैज मोर मॉइस्चर। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोर्ड without dying, they may get spoiled or attached by organism, losing their germination capacity. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun, reduce moisture in the system. This prevents the attack by the insect, pests, bacteria and fungi. जो फसलों को संग्रहण करने से पहले अच्छी तरीके से धूप नीचे सुखाया जाता है, जिससे फसलों को मॉइस्चर हो जाता है और बैक्टीरिया और फंगी से भी बचा जा सकता है। तो अभी पढ़ते लास्ट थर्ड पॉइंट, जो है फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग और मेटेलिक बीन। However, large scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats, insects. छोटे किसान जूट बैग और मेटेलिक बीन्स में संग्रहण करते हैं, और बड़े मतलब जो लार्ज स्केल में उगाते हैं वो किसान सिलोस और ग्रेनरीज में इसका संग्रहण करते हैं, मतलब इसको स्टोर करते हैं।
तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है, जो है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो मिलता हूँ मुझे मैं आपके नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका अभी नेक्स्ट चैप्टर में मिलता हूँ। तो आज जैसे कि पहले मैं आप उसको आपको इमेजेस दिखा देता हूँ, जो है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। तो इस तरीके से ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। और आपको और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुँचे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा इसी न्यू चैप्टर के साथ, जो होने वाला है नेक्स्ट मतलब सेकेंड चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।